हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जस्ट स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन उससे पहले बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स को दो टाइप की दिक्कत आती है। पहली दिक्कत, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट को जो दिक्कत रहती है, वो ये कि सर क्वेश्चन को देख के पता ही नहीं चलता कि ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाँ, अगर ये चीज क्वेश्चन में होगी तो हमें 100% बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है, और अगर इसके अलावा कुछ और है तो ये अप्लाई करना है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आइडेंटिफाई करने में ही आती है, और अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद तो बहुत आसान प्रोसेस है कि कैसे हम बफर सॉल्यूशन को सोल्व कर सकते हैं। सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। जस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम बेसिक डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आप याद रखेंगे, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड, बेस या सोल्ट मिलाते हैं और अगर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती या फिर बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है पीएच में, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं? if we add if we add small amount of if we add small amount of acid और बेस और सोल्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस और सोल्ट, इन तीनों में से किसी का भी अगर स्मॉल अमाउंट ऐड करें हम इन ए सॉल्यूशन, किसी भी एक सॉल्यूशन में, इन ए सॉल्यूशन, एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, यानी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर चेंज हो भी रहा है तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है उसमें। अगर अपने पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड, बेस या सोल्ट मिलाने पे उसकी पीएच में बहुत नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। अलग क्या है इसमें? देखो, जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है ना, अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है उसमें आप एसिड मिला दोगे तो उसकी H प्लस क्या हो जानी चाहिए? डिक्रीज हो जानी चाहिए। सॉरी, उसकी पीएच क्या हो जानी चाहिए? डिक्रीज हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर उसमें आप बेस मिला दोगे तो उसकी पीएच इंक्रीज हो जानी चाहिए। लेकिन अगर वो एक बफर सॉल्यूशन है तो उसमें एसिड मिलाने पे भी पीएच में कोई खास चेंज नहीं आता, बेस मिलाने पे भी पीएच में कोई चेंज नहीं आता, पीएच चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। कैसे रह पाती है पीएच कांस्टेंट, उसकी हम बात करेंगे। अभी बस आप इतना याद रखिए कि इसमें पीएच कांस्टेंट रहती है। जब हम टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ आता जाएगा कि कैसे ये रहती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम वही रखते हैं कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है? तो बफर सॉल्यूशन अपने कंपोनेंट के बेसिस पे, बफर सॉल्यूशन जिन कंपोनेंट की वजह से बनता है उन कंपोनेंट के बेसिस पे बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है अपने पास। कितने टाइप का होता है बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप। पहला होता है सिंपल बफर। पहला बफर कौन सा होता है? एक बफर वो होता है जिसको अपन बोलते हैं सिंपल बफर, और दूसरा बफर होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड बफर। तो बफर सॉल्यूशन आपको पूछा जाए, बताओ बच्चों बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? आपका आंसर होगा बफर सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। अब सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है वो चीज भी हमें पता होनी चाहिए। मैं डेफिनेशन बताता हूं पहले दोनों की क्या होते हैं, हम समझेंगे उसको फिर आगे। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? ओनली वन कंपोनेंट प्रेजेंट है, और वो एक कंपोनेंट जो है वही पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा। अगर किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ एक कंपोनेंट प्रेजेंट है और उसके प्रेजेंस की वजह से पीएच चेंज नहीं हो पा रही है एसिड बेस मिलाने पे भी, तो उस बफर को हम बोलेंगे सिंपल बफर। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा है, यानी मैं बोलूं अगर किसी में मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट है, मोर देन वन कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है पीएच को चेंज नहीं होने देने के लिए, पीएच को कांस्टेंट रखने के लिए, मोर देन वन कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है जिनकी वजह से पीएच चेंज नहीं हो पा रही है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे मिक्स्ड बफर। तो दो टाइप के बफर हो गए, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट हो, मिक्स्ड बफर जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो। अब जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो वो फर्दर दो टाइप का हो सकता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। मिक्स्ड बफर जो होता है वो फर्दर कितने टाइप का हो सकता है? फर्दर दो टाइप का हो सकता है। जो कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर जो प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे मिक्स्ड बफर दो टाइप का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं एसिडिक बफर। क्या बोलते हैं? एक को बोला जाता है एसिडिक बफर और दूसरे को बोला जाता है बेसिक बफर। तो मिक्स्ड बफर आपको पूछा जाए फर्दर कितने टाइप का हो सकता है, तो हमारा आंसर होगा दो टाइप का, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। अब हम तीनों बफर की अलग अलग बात करेंगे कि सिंपल बफर क्या होता है, एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है। तीनों के बारे में हम जानेंगे यहां से। पहली चीज बता दूं, एसिडिक बफर में सिर्फ एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है और वो कंपोनेंट हमेशा होगा एक वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट।
अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट प्रेजेंट है, सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट और कुछ नहीं, तो उस सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलेंगे, सिंपल बफर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं यहां पे, अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ NH4CN एक्वस, ठीक है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ही हो गया। आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4CN प्रेजेंट है, बताइए क्या ये बफर की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल ये बफर की तरह काम करेगा। कैसा बफर होगा? ये सिंपल बफर होगा। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर अकेला कोई एक वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट है, जो ये रहा NH4CN, तो वो हमेशा कैसा होगा? सिंपल बफर होगा। पहचान जाएंगे आप देख के, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, एसिडिक बेसिक पे बाद में चलते हैं कि ठीक है सर, पहचान गए हम सिंपल बफर। जब भी हमें पूछा गया कैलकुलेट पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4CN, तो मतलब हम जान जाएंगे कि ये सिंपल बफर है और सिंपल बफर के फॉर्मूला से इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला बता दो, कैलकुलेट कैसे करें। तो इसमें एक स्पेशल चीज बताऊं मैं आपको यहां से, देखिए इससे जस्ट पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा सोल्ट हाइड्रोलिसिस, और उसमें सबसे लास्ट सोल्ट हाइड्रोलिसिस जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी वीक एसिड प्लस वीक बेस के सोल्ट का हाइड्रोलिसिस हम पढ़ते हैं, है ना। ये अगर नहीं पढ़ा है तो इसके लिए भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस, सोल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस के सोल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब एक्वस सॉल्यूशन में अकेला वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट प्रेजेंट हो। क्या आपको कोई सिमिलरिटी दिखी? अगर एक्वस सॉल्यूशन में अकेला वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट प्रेजेंट है, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे सोल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच निकालने के लिए, लेकिन उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल बफर भी बोल रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिंपल बफर की पीएच निकालने का और वीक एसिड प्लस वीक बेस के सोल्ट हाइड्रोलिसिस की पीएच निकालने का फॉर्मूला एक ही होगा? इन दोनों का क्वेश्चन भी एक ही टाइप का होगा। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक एक्वस सॉल्यूशन में NH4CN का सोल्ट प्रेजेंट है, बताओ पीएच क्या होगी, तो आप चाहो तो उसको वीक एसिड प्लस वीक बेस के सोल्ट का हाइड्रोलिसिस मान लो, आप चाहो तो उसको सिंपल बफर मान लो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया क्या ये एक बफर है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये बफर नहीं है। उस केस में आपका आंसर होगा जी हाँ ये एक बफर है, लेकिन इसकी पीएच का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही होगा जो वीक एसिड प्लस वीक बेस के सोल्ट हाइड्रोलिसिस का होता है। और उसमें आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला होता है H प्लस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद रख लो, है ना, ये ज्यादा इजी है। H प्लस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद हो गया तो जो आंसर आया उसका माइनस लॉग ले लोगे तो पीएच बन जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है KW into Ka divided by Kb. This is formula of concentration of H plus for an aqueous solution of weak acid plus weak base salt. Salt of weak acid plus weak base का अगर अकेला सोल्ट प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, उसके लिए H प्लस का फॉर्मूला ये हो गया, जो आंसर आएगा उसका माइनस लॉग ले लोगे तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ KW की वैल्यू हमें पता है, अगर आपको टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, अगर टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो जो KW है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। Ka की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी जो भी वीक एसिड है उसका, Kb की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, आप पुट करके H प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चाहे सिंपल बफर का क्वेश्चन आए, चाहे आपके पास वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आए, दोनों को आप सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे और इस फॉर्मूला की हेल्प से आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक क्वाइट क्लियर है चीजें, यहां तक ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रजाति की, दैट इज मिक्स्ड बफर। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी ज्यादा है। मिक्स्ड बफर को पहचानना आपको आना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। एक मिक्स्ड बफर दो टाइप का हो गया, कैसा कैसा? एसिडिक बफर और बेसिक बफर। कैसे पहचानेंगे हम देख के कि कौन सा एसिडिक बफर है और कौन सा बेसिक बफर है? तो याद रखिए, एक एसिडिक बफर हमेशा वो होगा जिसमें एक वीक एसिड प्रेजेंट हो। अच्छा, मिक्स्ड बफर है मतलब कितने होंगे? कम से कम दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे ना, दो कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, एक अकेला नहीं हो सकता। यानी एक तो वीक एसिड प्रेजेंट हो, उसके साथ उसके कॉन्जुगेट आयन का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट प्रेजेंट हो, उस एक्वस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हर वो सॉल्यूशन जिसमें एक वीक एसिड प्रेजेंट हो और उसके साथ कुछ अमाउंट में उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट प्रेजेंट हो, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि HCN, एक एक्वस सॉल्यूशन में HCN प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ अमाउंट में NaCN भी प्रेजेंट है, HCN और NaCN दोनों प्रेजेंट है, क्या ये एक बफर सॉल्यूशन होगा? तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक वीक एसिड प्रेजेंट है। सॉल्यूशन में क्या है? एक वीक एसिड प्रेजेंट है। उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन क्या हो गया? HCN का कॉन्जुगेट आयन क्या हो गया? Cn माइनस हो गया। और उस Cn माइनस का सोल्ट किसके साथ बना हुआ है? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बना हुआ है। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक वीक एसिड भी है, उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट भी है, मतलब ये कैसा है? एक एसिडिक बफर है। मैं आपको पूछूं, बताइए, अगर
एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास HCN प्रेजेंट है, उसके साथ NaCl प्रेजेंट है, क्या ये एक बफर सॉल्यूशन है? आप बोलेंगे सर एक वीक एसिड प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है, एक वीक एसिड है, लेकिन उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट भी है। एक वीक एसिड है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या इसके कॉन्जुगेट आयन का सोल्ट है? नहीं, एसिड है HCN जबकि सोल्ट है Cl- का, तो क्या ये एक एसिडिक बफर होगा? नहीं, ये एसिडिक बफर नहीं होगा। अगर इसमें NaCN प्रेजेंट होता तो एसिडिक बफर हो जाता। वहीं आपको मैं बोलूं, बताइए हमारे पास HCl प्लस NaCl प्रेजेंट है, क्या ये एक एसिडिक बफर है? आप पहली चीज देखते ही नेग्लेक्ट कर देंगे, HCl कैसा होता है? HCl कैसा होता है? HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट मींस ये बफर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बफर के लिए क्या होना चाहिए? एक वीक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। तो आई थिंक इतनी चीजों से अब आप आराम से बता सकते हैं। बस सिंपल आपको क्या देखना है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर एक वीक एसिड है, उसके साथ उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, दैट इज बफर सॉल्यूशन, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। उसके अलावा कोई एसिडिक बफर नहीं है। क्लियर? कोई एसिडिक बफर नहीं है ऐसा नहीं। एक और तरीका बताऊंगा, कई बार इनडायरेक्ट बफर भी आता है हमारे पास, बताऊंगा उसका तरीका भी मैं। ये चीज क्लियर है सबको? अब दूसरा, ऐसे ही आई थिंक अब बेसिक बफर आई थिंक आप सब लोग खुद कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं क्या होगा। बेसिक बफर क्या होगा? एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें एक वीक बेस प्रेजेंट हो, प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट हो। एक वीक बेस हो, उसके कॉन्जुगेट आयन का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट हो, दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल देके पूछा जाए कि बताइए हमारे पास NH4OH और NH4Cl प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास? NH4OH प्रेजेंट है और उसके साथ उसी सॉल्यूशन में NH4Cl भी पड़ा है, क्या ये एक बफर सॉल्यूशन है? आप देखेंगे NH4OH पी ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड है, मतलब एक वीक बेस है, और उस वीक बेस का कॉन्जुगेट आयन क्या हो गया? NH4OH का NH4, उसका एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट भी प्रेजेंट है, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? एक बेसिक बफर है। लेकिन मैं आपको पूछूं, बताइए NaOH प्लस NaCl, क्या ये एक बेसिक बफर है? आप बोलेंगे जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये एक बेसिक बफर नहीं है। मैं आपको पूछूं, बताइए NH4OH इसके साथ प्रेजेंट है NH4CN, क्या ये एक बेसिक बफर है? आप बोलेंगे एक वीक बेस प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके कॉन्जुगेट आयन का वीक एसिड के साथ सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट नहीं है, मतलब ये भी क्या है? एक बेसिक बफर नहीं है। तो सिंपल सीधा सीधा तरीका है आपके पास, अगर एक एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है तो वो कैसा होगा? सिंपल बफर। अगर एक वीक एसिड प्रेजेंट है, उसके साथ उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है तो एसिडिक बफर। अगर एक वीक बेस प्रेजेंट है, उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट है तो बेसिक बफर। ये तीन तरीके हैं जिससे हम किसी भी बफर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बफर है या नहीं है। अगर सिंपल बफर हुआ, फॉर्मूला आपको पता चली गया, इसकी हेल्प से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे उसकी पीएच। अगर एसिडिक बफर हुआ या बेसिक बफर हुआ, उसकी पीएच का आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। आपको एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, आपको बस वो फॉर्मूला याद रखना है, उसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एसिडिक या बेसिक बफर है तो उसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, रख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखो मैं तरीका बता दूंगा बस, है ना, कि अगर अलग क्वेश्चन आए तो कैसे करें। एक एसिडिक बफर आपको गिवन है, पहचान लेंगे पहले तो आप एसिडिक बफर कौन सा है या नहीं है। अगर एसिडिक बफर वो निकल आया तो उसकी पीएच के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीकेए ऑफ एसिड। जो एसिड है, जो वीक एसिड प्रेजेंट होगा, उसका पीकेए हमें गिवन होगा, पीके प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन ऑफ दैट वीक एसिड। उस वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट आयन है, उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दैट एसिड। देखो, इस क्वेश्चन में हमें एसिड की कंसंट्रेशन गिवन होगी, उसके कॉन्जुगेट आयन वाले सोल्ट की कंसंट्रेशन गिवन होगी, उस सोल्ट से इस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेना। निकाल पाओगे? सर सोल्ट की ही रख दो ना डायरेक्ट, क्योंकि देखो NaCN में एक CN है, तो अगर सोल्ट 0.5 मोल है तो CN भी तो 0.5 मोल ही हो जाएगा, तो सोल्ट रख दो, बिल्कुल यहां रख सकते हो। लेकिन मान लो NaCN की जगह अगर आपको MgCN2 मिल जाता, ये मिल जाता क्वेश्चन कि HCN और MgCN2 प्रेजेंट है, तो देखो वीक एसिड, उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट, यानी एसिडिक बफर तो है, लेकिन इसमें अगर MgCN2 के 0.5 मोल दे रखे हैं, मैं आपको पूछूं बताओ CN माइनस के कितने मोल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 मोल। क्यों? क्योंकि MgCN2 के 1 मोल में CN माइनस के 2 मोल है। तो यहां पे आप जो कंसंट्रेशन पुट करोगे वो MgCN2 की नहीं करोगे, वो आप CN माइनस की करोगे, क्योंकि HCN का कॉन्जुगेट एसिड CN माइनस है, कॉन्जुगेट आयन CN माइनस है। तो सिंपल आप पीएच का फॉर्मूला याद रख लेंगे। अगर आपको कोई भी एसिडिक बफर मिल गया, उसकी पीएच कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास
pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और ऐसे ही आप किसी बेसिक बफर के लिए भी, अगर आपको एसिडिक बफर की जगह कोई बेसिक बफर गिवन है और उस बेसिक बफर की अगर आपको पीएच या पीओएच फाइंड आउट करनी है, तो याद रखना एसिडिक की अगर मैं पीएच निकाल रहा हूं तो बेसिक की हम पीओएच कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? पीओएच कैलकुलेट करेंगे, और वो हो जाएगी पीकेबी प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ, सेम टू सेम वही रहेगी, कॉन्जुगेट आयन डिवाइडेड बाय बेस। बस एसिड की जगह बेस हो जाएगा, के की जगह के बी हो जाएगा, बाकी चीजें सेम टू सेम वही रहेंगी। पीएच की जगह क्या निकलेगी? पीओएच निकलेगी। तो एक बेसिक बफर की पीओएच क्या हो जाएगी? जो बेस है, वीक बेस जो गिवन है, उसका पीकेबी प्लस लो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला की हेल्प से आप डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं कैसे हम सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, कैसे हम एसिडिक बफर और बेसिक बफर के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर HCN प्लस 0.5 मोलर NaCN। सिंपल, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, कैलकुलेट पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर HCN एंड 0.5 मोलर NaCN। तो इसमें हम पहले क्या देखेंगे? एक वीक एसिड, उसके साथ उसके कॉन्जुगेट आयन का बेस उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट। तो कैसा है ये? एक एसिडिक बफर है। सीधा सीधा क्या लगा दो? पीएच का फॉर्मूला। अच्छा, इस HCN का पीके आपको गिवन होगा, मान लिया ऐसे ही मैं वैल्यू दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, HCN का पीके आपको 4.7 गिवन है, एज्यूम कर लीजिए HCN का पीके आपको 4.7 गिवन है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4.7 प्लस लॉग कॉन्जुगेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.5 डिवाइडेड बाई HCN की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4.7 प्लस log 5/2 की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू आ जाएगी 0.4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5.1 आ जाएगी पीएच की वैल्यू। तो आई थिंक आप आसानी से पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट कोई भी एसिडिक बफर या बेसिक बफर गिवन है तो उसके लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन ट्राई करके देखना, आप बहुत आराम से कर पाएंगे। अब बस एक दिक्कत रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक दिक्कत क्या रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस में? वो ये कि कई बार क्या होता है, अपने को डायरेक्ट बफर नहीं देते, वो जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें आपको डायरेक्ट बफर नहीं गिवन होगा। तो डायरेक्ट बफर नहीं गिवन होगा तो क्या होगा? इनडायरेक्ट बफर होता है। सर अब ये इनडायरेक्ट बफर कैसे बनता है, वो जरा और समझा दीजिए। देखो, कई बार आपके पास क्वेश्चन से ही लेते हैं हम, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.2 मोलर 100 मिलीलीटर HCN and calculate pH of mixture of 0.2 molar 100 milliliter HCN and 0.1 molar 100 milliliter NaOH aqueous solution। ये लीजिए, आपको एक एक्वस सॉल्यूशन दे दिया जिसमें 0.2 मोलर 100 मिलीलीटर HCN मिलाया आपने और 0.1 मोलर 100 मिलीलीटर NaOH मिलाया, और उस मिक्सचर की आपको पीएच बतानी है। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें एक एसिड का, किसी एक पर्टिकुलर एसिड का एक बेस के साथ मिक्सचर होगा। ये सिर्फ बफर के लिए ही नहीं, यहां से टाइट्रेशन के क्वेश्चन भी सोल्व करना बता रहा हूं मैं आपको, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट हो, अगर एक मिक्सचर में एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला काम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा देंगे, और जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है? सोल्ट प्लस H2O बनता है। काम कर देंगे इतना। उसके बाद क्वेश्चन में आपको एसिड के मिलीमोल या मोल गिवन होंगे, वो लिखेंगे आप, बेस के मिलीमोल गिवन होंगे उनको लिखेंगे, और मोल मोल एनालिसिस लगा देंगे, इनमें रिएक्शन करा के मोल मोल एनालिसिस लगा देंगे। कोई एक पूरा खत्म हो जाएगा, कोई एक थोड़ा बहुत बच जाएगा, सोल्ट बच जाएगा। ये फाइनल कंपोजिशन आप लिख लेंगे कि हमारे पास इतना ये बच गया, इतना ये बच गया, जो भी बचा है वो लिख लेंगे और उसी को फाइनल सॉल्यूशन मान के सोल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास HCN और NaOH का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? HCN का मिक्सचर और NaOH का मिक्सचर है। इसका मतलब एक एसिड बेस का मिक्सचर कभी रह ही नहीं सकता साथ में, हमेशा दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। कॉन्टेक्ट में आते ही HCN NaOH के साथ मिक्सचर रिएक्ट कर जाएगा, बन जाएगा क्या? NaCN प्लस H2। लिख लो, दोनों के मिलीमोल लिख लो जो अपने को गिवन है। HCN के मिलीमोल कितने गिवन है? देखो, मोलैरिटी HCN की 0.2 मोलर है, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, तो मिलीमोल कितने हो गए? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 20 मिलीमोल आ गए HCN के। NaOH के मिलीमोल कितने आ जाएंगे? 0.1 इंटू 100, ये कितने आ गए? 10 मिलीमोल आ गए। ठीक है, ये हमने मिलीमोल लिख लिए। लगाओ मोल मोल एनालिसिस। इसके HCN के एक मोल के साथ NaOH का एक मोल रिएक्ट करेगा,
तो NaOH के 10 के साथ HCN के कितने कर जाएंगे 10 मिलीमोल, तो HCN के बच गए 10, NaOH के बच गए 0, NaCN बच गया 10, H2O बन गया 10। मोल एनालिसिस लगाया मैंने, सिंपल, कुछ नहीं किया। अब देखो इसमें क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन लिखो। फाइनल सॉल्यूशन में मेरे पास क्या आ गया, मैं यहां बोलूंगा कि HCN बच गया मेरे पास 10 मिलीमोल। फाइनल सॉल्यूशन में HCN कितना बच गया 10 मिलीमोल, और NaCN बच गया मेरे पास कितना 10 मिलीमोल। H2O को कभी लिखो चाहिए मत लिखो, क्योंकि वो तो एक्वस सॉल्यूशन है ना, वो तो पूरा H2O ही H2O है। HCN बच गया 10 मिलीमोल, NaCN बच गया 10 मिलीमोल, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर HCN का था, 100 मिलीलीटर NaOH का था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 200 मिलीलीटर हो गया। अब यहां से अब मुझे बताओ, ये आपके पास अगर एक एक्वस सॉल्यूशन बचा है जिसमें थोड़ा सा HCN है, थोड़ा सा उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, क्या बच गया ये एक एसिडिक बफर बच गया। तो यहां अगर मुझे इस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहां आपने एक चीज देखी, आपको क्वेश्चन में बफर कहीं नहीं गिवन था, क्वेश्चन में आपको एक एसिड और बेस का मिक्सचर गिवन था, लेकिन जब आपने दोनों को रिएक्ट कराया तब आपको पता चला कि अच्छा ये मिक्सचर अगर मैं मिलाऊंगा तो अंदर डालते ही अपने आप ये बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें अगर फॉर्मूला लगा के इस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, वो पीएच हमेशा कौन सा फॉर्मूला से निकलेगी, बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूला से निकलेगी। और क्या हो जाएगा एसिडिक बफर की पीएच, पीएच इक्वल्स टू पीके। अच्छा, इसमें आपको देखो HCN जो है वो एक क्या है, HCN यहां जो गिवन है वो क्या है, एक वीक एसिड है, इसलिए इसका पीके आपको हमेशा गिवन मिलेगा, कितना 4.7 मान लेते हैं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीके भी हमें कभी गिवन नहीं मिलेगा। तो यहां से HCN का पीके कितना आ गया, HCN जो आपको गिवन है उसका पीके मुझे गिवन है 4.7 प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस कितनी बच गई 10 मिलीमोल, मोल में रख दो क्योंकि रेशियो ले रहे हैं हम, तो मोल डायरेक्ट पुट कर दो, है ना। HCN के मिलीमोल भी कितने बच गए 10 मिलीमोल, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई 4.7 आ गई। आपको एसिड बेस का मिक्सचर दे रखा था, उसकी पीएच निकालनी थी, तो कभी डायरेक्ट मत निकाल देना एसिड बेस के मिक्सचर की पीएच, पहले उन दोनों को रिएक्ट कराना, जो सॉल्यूशन बने उसको देखना, हो सकता है वो बफर बन रहा हो या हो सकता है कुछ और बन रहा हो। कुछ और बन रहा हो तो क्या करेंगे हम, टाइट्रेशन में पढ़ेंगे, अगर बफर बन रहा है तो हमें पता है क्या करना है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप एसिड बेस को रिएक्ट करा के अगर बफर बन रहा है तो उसकी पीएच भी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये इतने टाइप के आपको डायरेक्ट बफर आइडेंटिफाई करने या इनडायरेक्ट बफर आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। डायरेक्ट तो आपको कंडीशन पता है, इनडायरेक्ट अगर एसिड बेस का मिक्सचर दे रखा है आप उसको रिएक्ट कराएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। एक लास्ट टाइप की और बात कर लेता हूं, मैं छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद बफर सॉल्यूशन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो आप सोल्व ना कर पाए, सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाए। तो इसके लिए एक लास्ट अपन पैटर्न और देख लेते हैं जो आपको पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, देखिए आपको कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन था, एक एक्वस सॉल्यूशन था, HCN का कुछ भी दे दिया, मान लो 0.2 मोलर HCN था प्लस उसमें 0.1 मोलर NaCN प्रेजेंट था, ये एक एक्वस सॉल्यूशन था, ठीक है। इस एक्वस सॉल्यूशन में हमने ऊपर से कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, इसमें हमने 0.1 मोलर NaOH ऐड कर दिया, साथ में वॉल्यूम भी गिवन मिलेगा आपको मैक्सिमम केस में। 0.2 मोलर 100 मिलीलीटर HCN था एंड 0.1 मोलर 100 मिलीलीटर NaCN था। इसमें मैंने 0.1 मोलर 100 मिलीलीटर NaOH ऐड कर दिया, यानी आपको क्या दिखेगा कि आपके पास पहले से एक एसिडिक बफर है, उसमें वो कोई बेस ऐड कर रहा है, या दूसरा केस भी हो सकता है पहले से आपके पास कोई एसिडिक बफर है उसमें वो कोई एसिड ऐड कर रहा है, या तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है पहले से आपके पास कोई बेसिक बफर है उसमें वो कोई एसिड ऐड कर रहा है, या आपके पास कोई बेसिक बफर है उसमें वो बेस ऐड कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये चीजें समझ गए आप, मैंने पहला पूरा लिखा है, बाकी तीन मैंने डायरेक्ट बता दिए कि अपने पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो एसिडिक बफर हमें दिख रहा है, उसमें वो बोलेगा कि हमने ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, या एक एसिडिक बफर है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, बेसिक बफर है उसमें एसिड या बेसिक बफर में बेस। आप क्या करेंगे, सिंपली अगर एसिडिक बफर में बेस ऐड किया है तो सिंपल ये बेस किससे रिएक्ट कर जाएगा, एसिड से, क्योंकि एसिड, सोल्ट और बेस तीन चीजें हैं, तो बेस किससे रिएक्ट करेगा, जाके एसिड से। आप सिंपली क्या करा देंगे, वही काम जो अभी किया था हमने, आप जो एसिड प्रेजेंट है उसको रिएक्ट करा देंगे बेस से, क्या बन जाएगा NaCN प्लस H2। अब बस एक चीज याद रखना, इनिशियली HCN कितना था मेरे पास 20 मिलीमोल, NaOH कितना था मेरे पास 10 मिलीमोल, क्या इनिशियली NaCN भी था, बिल्कुल 10 मिलीमोल NaCN के भी प्रेजेंट थे, ये लिखना मत भूलना यहाँ पे अगर पहले से बफर है तो। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ये बचेगा 0, ये बच जाएगा 10, और NaCN 10 पहले था, 10 इनकी वजह से और बन गया, तो टोटल NaCN कितना हो गया 20। ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन बन गया, ये क्या बन गया मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन। इसकी हेल्प से अब आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कर लेंगे आप, आपके पास एक वीक एसिड है और उसके कॉन्जुगेट आयन का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, अभी भी ये क्या है बफर ही है, NaOH डालने के बाद भी ये बफर ही रहेगा,
क्योंकि हमने पढ़ा था बफर में अगर आप बेस डालोगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें पीएच हल्की फुल्की चेंज हो चुकी होगी। वो आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे? पीके तो वही रहेगा, बस जो कंसंट्रेशन है वो आप पुराने वाली पुट नहीं करेंगे, उसकी जगह नए वाली पुट कर देंगे 20/10। ऐसे ही हर एक केस में आप यही करेंगे। अगर एसिडिक बफर है, यही वाला है, इसमें मान लो उसने NaOH ऐड नहीं किया, NaOH की जगह उसने कुछ और ऐड कर दिया, लाइक HCl ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर उसने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया तो उस एसिड को आप रिएक्ट करा दोगे किसके साथ? उस एसिड को आप रिएक्ट करा दोगे किसके साथ? सोल्ट के साथ। और सोल्ट के साथ वो एसिड जितना रिएक्ट कर जाएगा, सोल्ट की कंसंट्रेशन उतनी ही कम हो जाएगी, उस हिसाब से नई कंसंट्रेशन लिख देना। और ऐसे ही लास्ट वाले दोनों केस भी आपको पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। अब देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, बफर सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया हो गया आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, नहीं। इसमें आपकी क्रिएटिविटी कितना काम करती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको क्रिएटिविटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ानी है, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कांटेक्ट में आप आएंगे, उतने आपसे ज्यादा क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, बफर में इसके अलावा पढ़ने को कुछ नहीं बचता है। आप कहीं भी चले जाइएगा, कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी मॉड्यूल, कुछ भी पढ़ लो, इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो बस इन चीजों को आप एक बार बैठ के क्विकली रिवाइज करो, और उसके बाद जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वो सोल्व कर दो। बफर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बफर का हर एक क्वेश्चन आप उसके बाद आराम से कर पाएंगे।